प्रस्ताव ये था कि जितने भी बस मार्शलों को डीटीसी बसों से हटाया गया है उनको वापस लिया जाए। उसके अंदर अगली लाइन आएगी, और आम आदमी पार्टी विधायक दल ने इसमें जोड़ा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने बोला अपने मुख से परमानेंट किया जाए। ठीक है, परमानेंट किया जाए। ठीक है, परमानेंट किया जाए। लो, परमानेंट किया जाए। और 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एलजी साहब के यहां जाएंगे और एलजी साहब जिस कागज पे हस्ताक्षर करने के लिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कहेंगे, इन मार्शलों की नियुक्ति से संबंधित दिल्ली की सरकार वचनबद्ध है कि उन कागजों को साइन करके ही वहां से आएगी। करो। ये प्रस्ताव कौन बनाएगा? प्रस्ताव कौन बनाएगा? प्रस्ताव वो लिख रहे, टाइप करके ले आओ। बन जाएगा वो तो। अब 3 तारीख की तैयारी करो। ठीक है सर, ये दे दो, हम पास कर देंगे। बैठिए बैठिए। सदन के सामने प्रस्ताव है जो नेता विपक्ष ने 10,000 मार्शल्स को पक्का करने का प्रस्ताव रखा है, और उसमें जो माननीय मंत्री जी ने संशोधन रखा है उसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। अब नहीं, आपका प्रस्ताव मैंने जो सुना, मैंने बोल दिया पूरा सम्मान के साथ बोल दिया। और ये प्रस्ताव इस सदन ने, एक सेकंड, यह प्रस्ताव इस सदन ने पहले भी पारित किया था, दिलीप पांडे जी लाए थे, ये भी उसमें जोड़ा जाए, और ये प्रस्ताव एलजी साहब को भेज दिया। अध्यक्ष जी, देखिए, जैसे ही बस मार्शल पे चर्चा शुरू हुई, पिछली बार भी सदन में चर्चा शुरू हुई थी, तब भी नेता प्रतिपक्ष उस समय पे विदुड़ी जी थे और उन्होंने यही नौटंकी करके वो सदन से भाग गए थे। आज फिर इस सदन के अंदर वही हुआ कि जब बस मार्शलों की बात शुरू हुई तो वो नौटंकी करके इस सदन से इसको परेशान करने का काम किया और यहां से चले गए। अध्यक्ष जी, दिल्ली के बस मार्शल, आज बड़े दुख के साथ मुझे सदन के अंदर ये बात रखनी पड़ रही है दूसरी बार कि दिल्ली के वो बस मार्शल जिन्हें दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 के अंदर दिल्ली की बसों के अंदर तैनात किया ताकि वो हमारी माताओं बहनों की, हमारे बच्चों की डीटीसी बस के अंदर सुरक्षा कर सके। और मुझे ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहते हुए खुशी भी हो रही है कि उन बस मार्शलों ने अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और दिल्ली की बसों के अंदर हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा की। और लगातार अरविंद केजरीवाल जी ने जब 10,000 बस मार्शलों को नियुक्त किया था, उसके बाद से लेकर 2023 तक, मतलब लगभग 8 साल तक वो दिल्ली की बसों के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे थे। वो दिल्ली में जब कोरोना काल आया देश भर के अंदर, तो दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, दिल्ली के लोगों की मदद कर रहे थे, वो दिल्ली के लोगों को बढ़ चढ़ के उनका साथ देने का काम कर रहे थे। जब बाप बेटे को नहीं देख रहा था, बेटा बाप को नहीं देख रहा था, उस समय पर उन्होंने दिल्ली के लोगों की मदद की और अपनी जान को हथेली पे रख के कोविड काल के अंदर उन बस के मार्शलों ने दिल्ली के लोगों की सेवा करने का काम किया। लेकिन अध्यक्ष जी, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने 2023 में उनकी सैलरी रोकने का काम शुरू किया। जब सैलरी रोकने का काम शुरू किया अध्यक्ष जी,
तो उसके बाद 6 महीने तक उन लोगों को सैलरी नहीं मिली और उसके बाद एक ऑर्डर निकाल दिया गया आनंद फानन में कि उन सब लोगों को नौकरी से हटाया जाता है। और उसका रीजन क्या दिया गया? एलजी साहब ने कहा कि आप जो डीटीसी की बस है उनके अंदर पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, इसलिए बस मार्शल की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के द्वारा इस प्रकार का उदाहरण पेश करना, इस प्रकार का एग्जाम्पल देना कि डीटीसी की बस के अंदर अगर पैनिक बटन और कैमरे लग चुके हैं तो वहां पर सुरक्षा की कर्मी की जरूरत नहीं है, बस मार्शल की जरूरत नहीं है। एलजी साहब के घर के अंदर तो अभी हम शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, हजारों कैमरे लगे हुए हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी उतने हैं। एलजी साहब ने सिक्योरिटी को हटा दें, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस लोग सुरक्षा कर रही है तो दिल्ली के अंदर जगह जगह हमने कैमरे लगाए हुए हैं, तो आपके दिल्ली पुलिस को कल हटा दोगे? अध्यक्ष महोदय, एक पूरी प्लानिंग के तहत उन 10,000 बस मार्शलों को हटाने का काम किया गया और उसके साथ साथ जो उनको झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और एलजी महोदय ने करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर मुझे याद है कि इस सदन के अंदर अध्यक्ष जी हम लोगों ने 29 फरवरी को एक संकल्प पास किया और उस संकल्प के अंदर हमने पूरी डिटेल से यह बताया कि ये बस मार्शल 2015 से दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की बसों में सुरक्षा कर्मी का काम कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, हमने जो प्रस्ताव पास किया वो प्रस्ताव पास होने के बाद पहले तो बीजेपी के लोग उन मार्शलों को गुमराह करते रहे। वो कहते रहे जी दिल्ली की सरकार नहीं चाहती है, उन्होंने आपको हटाया है, वो आपको नौकरी देना नहीं चाहते हैं। और हमने सदन में आके वो प्रस्ताव लाके स्पष्ट किया कि दिल्ली की सरकार को उन बस के मार्शलों की आवश्यकता है, हमारी डीटीसी बस के अंदर उन बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है और दिल्ली की सरकार उनको नौकरी पे रखना चाहती है। लेकिन अध्यक्ष जी, उसके बाद जब ये प्रस्ताव पास हुआ, प्रस्ताव सदन के ये जो सदन है ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, उनका प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। इस सदन से पास किया गया प्रस्ताव जब दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के पास पहुंचा तो भाजपा के नेताओं ने झूठ बोलने का काम शुरू किया कि सदन में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ। हमारे पास सिविल डिफेंस वॉलंटियर की जो उनके लोग हैं वो सारे लोग आए, उन्होंने हमसे आगे कहा कि आपने जो प्रस्ताव पास किया है सदन में वो उपराज्यपाल महोदय के पास नहीं पहुंचा। हमने कहा ये तो सदन की व्यवस्था है, जो भी सदन में प्रस्ताव पास होगा वो उपराज्यपाल महोदय के पास जाएगा। आप देखिए किस तरह की छोटी छोटी बातें उपराज्यपाल कार्यालय से और भाजपा के लोगों ने करने का काम किया। उन्होंने कहा हमें प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, उसकी कॉपी लाके दो। हमने सिविल डिफेंस वॉलंटियर और मार्शलों को उस प्रस्ताव की कॉपी मुहैया कराने का काम किया। अध्यक्ष जी, वो जाके फिर उनसे मिले, उन्होंने कहा जी अब तो कॉपी आपके पास आ गई, अब क्या करोगे? उन्होंने कहा जी कॉपी तो आ गई लेकिन वो लोग चाहते नहीं है आप नौकरी पे लगो, उनके मिनिस्टर से किसे कहलवाओ, वो प्रस्ताव तो हमें आ गया लेकिन उनसे पीसी कह के कहलवाओ। हम लोगों ने, मैं और संजीव भाई यहां बैठे, हम लोगों ने विधानसभा की तरफ से इस प्रस्ताव की तरफ से एक पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके अंदर हमने कहा कि हमने दिल्ली विधानसभा से प्रस्ताव पास किया है और हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों को, बस के मार्शलों को उनका रोजगार वापस होना चाहिए। आज उनके घर चलने के भी लाले पड़े हुए हैं, वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं और मुझे भी ये भी जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली अपनी। अध्यक्ष जी, और हमने उसके बाद वो पीसी के माध्यम से बात रखी। उसके 2 दिन बाद अध्यक्ष जी हमने कहा, हमने वो पीसी की और उसके बाद फिर दोबारा वो बीजेपी के लोगों के पास गए। अब उन्होंने फिर क्या कहा अध्यक्ष जी, कहते हैं डायरी नंबर लाके दो, डायरी नंबर। अध्यक्ष जी, इतना झूठ, इतना बेवकूफ हमारे बस के मार्शलों के इन लोगों ने बनाने का काम किया। एलजी साहब पूरी दिल्ली में जगह जगह घूमते हैं, रोज की रोज ट्वीट करते रहते हैं। मैं तो एलजी साहब से कहना चाहता हूं, अभी भी बीच में एक हुआ था, फिर बस मार्शल गए, उन्होंने कहा जी कि बीजेपी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से और दिल्ली विधानसभा की तरफ से आमने सामने लोग आए और चल के एलजी साहब के पास चले। अध्यक्ष जी, मैं सदन में बताना चाहता हूं, उस दिन एलजी हाउस के बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हमारे वो माताएं बहनें बस मार्शल बैठे हुए थे और उनके साथ हमारे 10 से ज्यादा विधायक वहां मौजूद थे, इस कारण से कि हमें उम्मीद थी कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के लोग वहां पे आएंगे और आने के बाद वो एलजी हाउस में हमारे साथ चलेंगे और हमारे बस मार्शल भाई बहनों को रोजगार मिलने का काम होगा।
उधर से टेलीफोन आता है कि विधायक तो आ गए, मंत्री जी नहीं आए। जब मंत्री जी आएंगे तब बीजेपी के लोग आएंगे, तब विदुड़ी जी आएंगे, तब गुप्ता जी आएंगे। ये सूचना उनको मिली। उन्होंने हमसे कहा, कुलदीप जी आप लोग तो आ गए, वो लोग कह रहे हैं हम तब आएंगे जब मंत्री जी आ जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहता हूं, उसी रोड पे 45 डिग्री टेम्परेचर में एलजी हाउस के बाहर सौरभ भारद्वाज जी मंत्री जी वहां पर पहुंच जाते हैं और 1 घंटा वहां रुकते हैं, लेकिन 1 घंटे तक भाजपा का कोई नेता वहां पर नहीं आता है, क्योंकि अध्यक्ष जी की नीयत साफ है। वो इन लोगों को रोजगार देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि इन लोगों को रोजगार मिले, इनकी नौकरी वापस हो। केवल झूठा प्रोपगंडा, झूठ बोलते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहां पर उनकी व्यथा को रखने का काम किया था। अरविंद केजरीवाल जी ने भी यहां उनकी व्यथा को रखने का काम किया था इस सदन के अंदर, मुझे याद है। अध्यक्ष जी, उसके बाद जब वहां पर मंत्री जी आए तो उन्होंने कहा, जी मंत्री जी तो आ गए, लेकिन हमें आप एक पत्र डिपार्टमेंट की तरफ दिलवाओ, मंत्री की तरफ से। तो अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं सदन को कि हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं अतिशी जी, उन्होंने अपना एक लेटर दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को उसी दिन भेजने का काम किया और उस लेटर के अंदर उन्होंने बताया कि हम इन बस मार्शलों को दोबारा से रोजगार देना चाहते हैं। और उन्होंने अध्यक्ष जी उन्होंने कहा बड़े उससे, उन्होंने बताया कि एज द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द दिल्ली वी आर रेडी टू एक्सटेंड द ऑल पॉसिबल हेल्प एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड टू रिस्टोर बस मार्शल। They are jobs. We hope that the matter will be considered positive discussion by the your good self। ये एलजी साहब को लिखा उन्होंने और एलजी साहब से कहा कि हम चाहते हैं कि इनको रोजगार वापस हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि दिल्ली की मंत्री के लिखने के बाद, दिल्ली की विधानसभा के पास करने के बाद भी उन लोगों को आज तक रोजगार नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं मिली। मैं तो कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों से भी और एलजी साहब से भी कहना चाहता हूं, एलजी साहब अगर आपकी मंशा उनको रोजगार देने की है तो आप एक मीटिंग तो उन लोगों से कर लो, एक बातचीत तो उनसे कर लो, उनको बैठा तो लो, कम से कम हमें भी बुला लो। और मैं तो कह रहा हूं सदन के अंदर, आपको बताओ क्या चाहिए सरकार से, क्या चाहिए आपको इस सरकार से। आप जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, हमने कहा बार बार, मंत्री जी ने भी कहा कि हम वहां साइन करने के तैयार हैं, आप बताइए। लेकिन जब भी चर्चा की बात होती भाग जाते हैं अध्यक्ष जी, खड़े हो जाते हैं यहां से। और मैं तो कहता हूं आज एलजी साहब, अगर आपकी नियत है, छोड़ो, आप मीटिंग नहीं कर सकते। आप रोज कहीं कूड़े का ट्वीट करते हो, कहीं नाले का ट्वीट करते हो, कहीं किसी चीज का ट्वीट करते हो। दिल्ली की कानून व्यवस्था पे आपका ध्यान नहीं है, बस मार्शल नौकरी चली ध्यान नहीं है। कहीं 2 लोगों को नौकरी दोगे, आप डालोगे ट्वीट, मैंने 2 लोगों को नौकरी दी। अरे अगर नौकरी 2 को दी तो 10,000 लोगों की नौकरी छीनने वाले भी आप हो। उनका पाप आपको लगेगा और भाजपा के लोगों को लगेगा उनका पाप। उनका घर चलना मुश्किल हो गया है। लेकिन आज ये लोग बैठे हुए हैं लट्टन साहब कुर्सी पे, उनको लग रहा है कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं। अध्यक्ष जी, समय सबका आता है, मैं बता देता हूं। दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने का काम, दिल्ली की सरकार के अधिकारों को छीनने का काम हमें नहीं पता था इस मंशा से किया जा रहा है। इसी मंशा से सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के फैसले को पलटने का काम आधी रात को केंद्र की सरकार ने किया। उनको लगता था कि कहीं ये लोगों को रोजगार न दे दें, उनको हटाने के लिए इन लोगों ने किया। पूरी मंशा के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ अध्यक्ष जी ये करने का काम किया गया। और मैं कहता हूं एलजी साहब, आज आप ट्वीट करें, आज आप ट्वीट करके कहें कि मैं इनको रोजगार देना चाहता हूं और आप बताएं कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, किसका अप्रूवल आपको चाहिए, ये बताएं। और बीजेपी के लोग भाग गए यहां से अभी अध्यक्ष जी ड्रामा करके, नौटंकी करके। मैं तो कहता हूं अगर बीजेपी के लोग, तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम्हारे अंदर शर्म है जरा सी भी, दया की भावना जरा सी भी है, तो उन 10,000 लोगों के परिवार की तरफ देखो, उनके घर की तरफ देखो, उनके बच्चों की तरफ देखो। अध्यक्ष जी, उनके बच्चों की तरफ, उनकी स्कूल की फीस नहीं जा रही है, घर में खाना नहीं है उन लोगों के, लेकिन इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बड़े लोग हैं। सांसद का चुनाव था, विदुड़ी जी सदन में नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं सांसद बन जाऊंगा, तुम्हें रोजगार दिलवाऊंगा, वापस कराऊंगा तुम्हारा। अरे आप तो साथ के साथ तुम्हारे सांसद बन गए, अब क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं तो कहता हूं अध्यक्ष जी कि आज बीजेपी के लोग यहां पर आए और यहां आके वादा करें कि रोजगार देना चाहते हैं और अभी के अभी चले एलजी साहब के पास। यहां से कहां दिक्कत आ रही है, कहां अड़चन आ रही है, कौन सा ऐसा अधिकारी जो फाइल को रोक के बैठा हुआ है, कौन नहीं चाहता रोजगार दिलाना उनको। ये बात इस सदन में अध्यक्ष जी स्पष्ट होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और इस मुद्दे को मुझे लगता है 10,000 लोगों के घर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम कहते हैं कि हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सारा क्रेडिट बीजेपी के लोग ले लें, लेकिन उसका रोजगार वापस कर दें। सारा क्रेडिट इन लोगों का, सारा क्रेडिट ये लोग ले लें। 10,000 लोगों को रोजगार अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था, इन्होंने एक झटके में छीनने का काम किया। उनका रोजगार वापस होना चाहिए। इसी
के साथ मैं फिर कहता हूं कि बीजेपी के लोग अगर उनका रोजगार चाहते हैं तो इस सदन में आए, अपनी बात कहें और चले हमारे साथ एलजी साहब के पास। आज हम सब लोग चलने को तैयार हैं एलजी साहब के पास उनके रोजगार के लिए। हम सब लोग जाएंगे और चल के रोजगार उनको वापस कराएं, आज की आज कराएं, अभी के अभी कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी तो देश को आज़ादी मिली। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, डेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, आप किसी के भी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे तो किसी के भी बारे में ये नहीं कहा जाता है कि रेप कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि रेप कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। कितनी शर्म की बात है। और ये एक साल नहीं, लगातार कई सालों से कह रही है। और पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर के हम लोगों को चिंता करना चाहिए। इसी को देखते हुए जब 2013 में हमारी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर जो स्टडी किया था उसके बिहाफ पर में दिल्ली की महिलाओं को ये प्रॉमिस किया गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। दिल्ली के अंदर में सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी जिस दिल्ली पुलिस की है अध्यक्ष महोदय, वो दिल्ली पुलिस केंद्र की है, सेंटर की है। अगर आज दिल्ली के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर होती, दिल्ली के अंदर में सुरक्षा की भावना बेहतर होती, ये रेप कैपिटल ऑफ इंडिया का टैग नहीं लगा होता, तो शायद हो सकता है कि हमें बस मार्शल्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 2013 में जब चुनाव लड़ा था उसी वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने यह प्रॉमिस किया था कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। वर्क फोर्स पे जब महिलाएं जाएं तो सुरक्षित महसूस करें, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हो, सुरक्षित महसूस भी करें, दूर दूर तक जा सकें, अपना काम कर सकें, सुरक्षित लौट सकें। यह सुनिश्चित करना एक अच्छी सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसी के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बसेस के अंदर बनाया गया था। पहला पैनिक बटन, दूसरा सीसीटीवी कैमरा, तीसरा सुरक्षा गार्ड। हर काम पैनिक बटन और सीसीटीवी नहीं कर सकता है, लेकिन ये 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि महिलाओं के अंदर में सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है एक पॉजिटिविटी आएगी और महिलाएं सुरक्षित महसूस करेगी। किसी भी परिस्थिति के अंदर में वो ट्रैवल करने से नहीं घबराएगी। एक तरफ आपने देखा कि जहां वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया, जहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बनाई गई, वहीं दूसरी तरफ जो है सो महिलाओं को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया। ऐसा क्या हुआ? 2015 में 10,000 बस मार्शल्स को डीटीसी की बसेस में और क्लस्टर बसेस में डिप्लॉय किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। 8 साल तक उन लोगों ने शानदार काम किया। इसी दौरान कोरोना काल भी आया, इसी दौरान बहुत तरह के ऑब्स्टेकल्स आए। कोरोना में बहुत सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने अपनी जान पर खेल करके उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा करी। कई लोग तो अपनी जान दे भी दिए। और जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि जिस प्रकार से जो शहीद, जो सैनिक अपना शहादत देता है देश की रक्षा करने के लिए, अगर कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर अपनी जान दिया है दिल्ली वालों की रक्षा करने के लिए, तो उसको भी 1 करोड़ रुपया उनको घर देकर के आए थे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मान दिया। 8 साल बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि 10,000 उन गरीब, आज सिविल डिफेंस में कौन लोग थे? गरीब लोग थे, गरीब लड़के लड़कियां थे, जे क्लस्टर में रहने वाले, रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले प्रवासी लोगों के बच्चे थे। उनको रोजगार भी दिया गया था, 10,000 लोगों को नौकरी देकर के। वो अपने परिवार का भी सुरक्षा कर रहे थे, परिवार का भरण पालन भी कर रहे थे, और साथ में हमारे दिल्ली की बहन बेटियों की, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की, बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे थे। आखिर क्या हो गया? 8 साल से ठीक चल रहा था, उसके बाद ऐसा क्या हो गया? जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर 3-4 साल से लगातार उसी काम को कर रहा था, वही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कुछ उल्टा सीधा फाइल पे लिखने लग गया। और वही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा बाद में जाकर के वही लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया। ये ख्याल खेल क्या हम लोगों को समझ में नहीं आती है? खूब समझ में आती है अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, इनका रिकॉर्ड है। हमारे यहां बिहार में कहते हैं लंगड़ी मार पॉलिटिक्स। जिस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते हो उसको लंगड़ी मार के गिरा दो और फिर बोलो देखो ये तो दौड़े नहीं पाया।
लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए अध्यक्ष जी, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, हमारी सरकार नौकरी देना जानती है और आप नौकरी छीनना जानते हो। ये केवल और केवल सिविल डिफेंस में नहीं हुआ, यही जो है सो महिला आयोग में भी हुआ। यही एमएलएस को फेलोज दिए गए थे, उनसे भी इनको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उनके माध्यम से हमारा काम तेजी से हो रहा था, उनको भी निकाला गया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, और दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के बच्चों को जो नौकरी दे रहे थे महिला सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी था, उसको भी नौकरी लेने का काम किया। और इतना ही नहीं किया, 6-6, 8-8 महीने की उनकी सैलरी रोक ली गई। उन बच्चों की जो कि गरीब थे, वो अपना परिवार मुश्किल से चला रहे थे, बच्चों की फीस मुश्किल से भर पा रहे थे, बूढ़े माँ बाप का मुश्किल से इलाज करा पा रहे थे, आप उनके अत्याचार करने का काम किया। गरीब की हाय कभी नहीं लेना चाहिए। हम लोग कहते हैं गरीब की हाय सबसे बुरी होती है, और वो हाय का असर होने लगा है। 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 पर अटक गए, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है गरीब की हाय का क्या असर होता है। तो आने वाले समय में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये मंत्री तैयार हो, सदन रेजोल्यूशन पास कर दिया हो, क्या बोलते हैं, फरवरी 2024 के अंदर में। जनतंत्र में जनता इंपॉर्टेंट होता है, डेमोक्रेसी की जो नींव होती है वो डेमोक्रेसी में फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल का ही मतलब डेमोक्रेसी होता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हम हैं, जनता का सदन ये है। अगर ये सदन रेजोल्यूशन पास कर देती है, उसके बाद भी ऐसा कौन आदमी है जिनको जो है सो इन 10,000 लोगों को नौकरी पर बहाल करने में प्रॉब्लम है? मंत्री लिख करके दे रहा है कि इनको जो है सो वापस जो है सो इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। सदन रेजोल्यूशन पास करता है इसी साल के फरवरी के महीने में कि 10,000 लोगों को वापस नौकरी पर रखा जाए। उसके बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है इनकी नौकरी लेने वाला? ये कौन लोग हैं जो इनके जो है सो चूल्हे बुझाना चाहते हैं? तो हम सब लोगों को मिलकर के इस लेफ्टिनेंट गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या औकात है? नरेंद्र मोदी के रिप्रेजेंटेटिव है ये, और आज इन 10,000 लोगों की नौकरी किसी ने ली है तो भारत के प्रधानमंत्री। 2022 के बाद ऐसा क्या हो गया, ये सब कुछ इलीगल हो गया? भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा, प्रपोजल दिया, कहा कि भाई सैलरी के पैसे 2 महीने से सैलरी नहीं रुक रही, सैलरी नहीं आ रही है, सैलरी के पैसे दो। और जो ही ये फाइल गई तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि भाई ये इलीगल है, इलीगलिटी है इसमें, भाई ये कैबिनेट का सैंक्शन नहीं है 2015 में। तो फिर जो अभी बाकी साथियों ने कहा, गोयल साहब ने कहा कि अगर ये फिर इलीगलिटी है तो फिर वो सभी सेक्रेटरी जिम्मेदार है, सबको कार्रवाई करो। इस सिविल डिफेंस में कार्रवाई क्यों कर रहे हो? इस बच्चों पर कार्रवाई क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? वो सभी सेक्रेटरी थे जिसके समय में ये पैसे गए, फिर तो उनकी नौकरी जानी चाहिए, इलीगल काम हो गया। और आप कह रहे हो कि कैबिनेट नहीं हुआ तो कैबिनेट को सरकार तैयार, सरकार तो कह रही है, क्यों नहीं कैबिनेट में ला रहे हो आप? प्रपोजल भी बना। तो मुझे ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो दिल्ली की इस सिविल डिफेंस वॉलंटियर के साथ जो बदला ले रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एलजी साहब को समझा नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए आप कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के क्लियर डायरेक्शन के बावजूद आप कैबिनेट में नहीं ला रहे हो। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसके बाद भी नहीं ला रहे हो। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रिटर्न सीएम साहब को अप्राइज किया, सीएम साहब के कहने के बावजूद नहीं ला रहे हो आप। ये सरकार कैसे चलेगी? अगर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल में मिनिस्टर का ऑर्डर सेक्रेटरी पे बाइंडिंग है और सेक्रेटरी नहीं मान रहा, कहां जाएगा? मैं सदन के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहता हूं कि अब आप एक ही आप आश्रय, सारे ऑर्गन, सारे मशीनरी फेल हो चुका है। अगर यह फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली की जनता पे आफत आ जाएगी। चुनी हुई सरकार के पावर को खत्म किया जा रहा है। और मैं इस सदन को एक बात और कहना चाहता हूं, यह सदन एलजी के सेक्रेटेरिएट को सैलरी देता है, लेकिन एलजी का सचिवालय दिल्ली के जनता को काम को रोकती है। ये सदन एलजी के सचिवालय के सैलरी को रोक दिया जाए, नहीं दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय 3 निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात कि ये सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हमारे सारे साथियों ने बताया कि किस तरह से ये दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे। तो अगर ये सिर्फ अभी नरेंद्र पाल पाटिल से बात भी हो रही थी कि अगर निष्काम सेवा की बात भी है, भैया 270 डेज मेरे ख्याल से चला होगा डिस्प्यूट एक्ट में कि 240 डेज, ये 240 डेज काम करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत इनको फिर रेगुलर कर दिया जाए, ये रेगुलर हो जाए। दूसरी बात कि ये जो कैबिनेट के लिए फाइल बना था, ये मिनिस्टर के पास सेक्रेटरी इमीडिएटली भेजे। तीसरी बात कि अगर इस फाइल को कैबिनेट अप्रूवल के लिए नहीं भेजा गया
तो फिर ये 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी 70 में से 3 सीटें तुम्हें भाजपा वालों को दी दिल्ली वालों ने, 70 में से 8 सीटें 2020 में दी तुमको दिल्ली वालों ने। तुम्हारी वो खुंदागिरी खत्म हो रही। इस बार दिल्ली वाले भाजपा को 70 में से 0 सीटें देंगे। ये बदुआओं का असर तुम्हें दिखेगा, तुम्हें ये सारा असर दिखेगा। तुम सबकी जमानतें जब्त होंगी। तुम्हें क्या लगता है तुमने बलात्कारी बोला था वो कुछ करेंगे नहीं? एक एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर तुमसे इस चीज का बदला लेगा जो तुमने सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बलात्कारी बोला है। हद होती है। शर्म आनी चाहिए थी बिश साहब आपको, शर्म आनी चाहिए थी आपको बिश साहब। विजेंद्र जी, अगर आप बोलेंगे हिम्मत कैसे होगी आपकी सदन में लोग टोकेंगे कि आपने सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बलात्कारी बोल दिया? नहीं, बैठ जाइए आप। अध्यक्ष जी, ऑन रिकॉर्ड बोला तो हाल है। शर्म की हद होती है, इनको कोई हद नहीं है। इन्होंने भरे सदन के अंदर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का बलात्कारी बोला है, रिकॉर्ड गवाह है इस चीज का। अध्यक्ष जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। मैं एक आपको कहानी छोटी सी बता रहा हूं, एक सच्ची कहानी है। मेरा एक जानने वाला है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, सुमित नाम है, तिलक नगर की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में रहता है।